हेलो साथियों, नमस्कार। मैं वीके कुशवाहा एडवोकेट। आप देख रहे हैं सम्राट लीगल एसोसिएट्स। साथियों, आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संबंध में हम शुरू से डिस्कस करेंगे, इसके चैप्टर 1 से संबंधित। और इससे पहले हम ये भी बताते चलें कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो इस समय प्रवर्तन में है, जो इस समय लागू है, उससे पूर्व कौन सा कानून था, किस कानून के तहत पूरा क्रिमिनल लॉ का जो प्रोसीजर था वो चलता था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से पूर्व सीआरपीसी 1973 ये लागू थी और इसी के तहत क्रिमिनल प्रोसीजर जो है चलता था। दंड प्रक्रिया संहिता जिसे कहा जाता है। उसके बाद समय के अनुसार देश की संसद को जरूरत महसूस हुई कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए, ताकि जो मुकदमे हैं उनका निस्तारण जल्दी हो सके, जो ट्रायल चल रहे हैं उनमें गति आए, और जिन मामलों में विवेचना वगैरह इससे संबंधित है उनमें उनका निस्तारण जल्दी हो, ताकि विक्टिम को समय से न्याय मिल सके। तब बीएनएसएस 2023 को देश की संसद के द्वारा पारित किया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुल जो चैप्टर हैं वो हैं 39। कुल चैप्टर जो हैं वो हैं 39, और इसमें जो धाराएं हैं वो कुल 531 धाराएं हैं। कुल 531 धाराएं हैं। और इसमें अपराध जो दिए गए हैं उन अपराधों का वर्गीकरण किया गया है। जो अपराध हैं उसमें एक बनाई गई, 2 सूचियां बनी हैं। इसके अलावा 29 अध्याय 531 धाराएं के अलावा जो है 2 सूचियां बनी हैं, वो है प्रथम अनुसूची एक है द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची प्रथम अनुसूची में जो है अपराधों का वर्गीकरण किया गया है। क्या किया गया है? अपराधों का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण से मतलब है कि किस धारा में क्या अपराध है, किस धारा में क्या अपराध है, और उस अपराध की सजा क्या है, यानी कि दंड कितना है। फिर उसके बाद वो अपराध संज्ञेय अपराध है या असंज्ञेय अपराध है। फिर उसके बाद उसे वो जमानती है या अजमानती है, वो किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है। इस संबंध में जो है प्रथम अनुसूची बात करती है। इस संबंध में प्रथम अनुसूची बात करती है। और द्वितीय अनुसूची जो है बात करती है इसके प्रारूपों के विषय में। इसके प्रारूपों के विषय में। प्रारूप, अब प्रारूप क्या होते हैं? प्रारूप का मतलब ये है, जैसे समन है, समन है,
वारंट है, साक्षी को संबंध है, गुजारे की जो भरण पोषण होता है उसके संबंध में वसूली के लिए संबंध कैसा होगा, जमानतदारों के लिए संबंध का प्रारूप कैसा होगा, सदाचार के लिए प्रतिभूति देनी है उसके लिए संबंध कैसे जारी होगा, अगर कोई व्यक्ति जेल भेजा जा रहा है तो जेल का वारंट उसका प्रारूप कैसा होगा। इन प्रारूपों के संबंध में बात करता है जो द्वितीय अनुसूची है। और इसमें कुल जो है 58 प्रारूप दिए गए हैं। कुल 58 प्रारूप जो है इसमें दिए गए हैं। आइए शुरू से बात करते हैं इस संहिता के बारे में। इससे पूर्व सीआरपीसी 1973 लागू था, जिसके तहत जो अपराध होते थे उनकी एफआईआर से लेकर और ट्रायल की पूरी प्रक्रिया, एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, इसके बाद कन्विक्शन या एक्विटल, अपील, रिवीजन, जितना प्रोसीजर था इसके तहत वो सीआरपीसी में होता था। अब उसमें कुछ संशोधनों के साथ, कुछ नई चीजों के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लाया गया। नई चीजों का मतलब यह है कि जैसे पूर्व का जो हमारा अधिनियम था 1973 सीआरपीसी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार के बारे में कोई प्रावधान नहीं था। संशोधनों में था लेकिन स्पष्ट तौर पर नहीं था। लेकिन इसमें जो बीएनएसएस है 2023, इसमें इसे को जो है नवाचार को जोड़ा गया है ताकि मुकदमों में त्वरित सुनवाई हो और उनका निस्तारण हो। आइए क्वेश्चन नंबर, जो सेक्शन इसका 1 है, सेक्शन नंबर 1 जो है वो बात करता है संक्षिप्त नाम और विस्तार के संबंध में। इसका संक्षिप्त नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है और इसके अध्याय जो है 9, 11 और 12 को छोड़कर अन्य उपबंध जो है नागालैंड राज्य, असम जनजातीय क्षेत्रों को जो है लागू नहीं होंगे, या फिर उस स्टेट की गवर्नमेंट अगर अधिसूचना में चाहें तो लागू कर सकती है। ये लागू कब से हुआ है? ये लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये 1 जुलाई 2024 से जो है लागू हुए हैं। इसमें जो बीएनएस 2023 के सेक्शन, बीएनएस 2023 का सेक्शन जो है 106 सब सेक्शन 2 को छोड़कर ये तीनों अधिनियम पूर्णतया पूरे भारत पर जो है लागू है। आइए शुरुआत करते हैं सेक्शन नंबर 2 की। सेक्शन नंबर 2 जो है वो परिभाषाओं से संबंधित है। सेक्शन नंबर 2 जो है वो परिभाषाओं से संबंधित है। इसमें पहली जो परिभाषा दी गई है ए में 2 सब क्लास 1 का ए जो है वो है श्रव्य, दृश्य, वीडियो, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक। श्रव्य, दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक। अब परिभाषाओं में सबसे पहला इसमें ये जोड़ा गया है, इसका उद्देश्य है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है तलाशी वगैरह करना, अभियुक्तों की पेशी कराना,
एविडेंस कराना, न्यायालय में जो है साक्ष्य कराना, या अन्य जो केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार नियमों द्वारा बनाए, वो इसके अंतर्गत आएंगे। बी जो है, बी का मतलब है बेल। बी का मतलब है बेल। बेल यानी कि जमानत। जमानत क्या होती है? जमानत का मतलब है किसी अधिकारी के समक्ष या किसी न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति को बंद पत्र या जमानत पत्र, बंद पत्र या जमानत पत्र दाखिल करने के पश्चात उसे न्यायिक, उसे जो है अभिरक्षा में जो होता है, कस्टडी में होता है, उसे रिहा कर दिया जाता है। बंद पत्र या वचन पत्र कब? किसी अधिकारी के या किसी न्यायालय के कस्टडी में जो व्यक्ति होता है, उसे बंद पत्र या जमानत पत्र पर जो है रिहा करना जमानत कहलाता है। जमानत कितने प्रकार की होती हैं? एक होती है डिफॉल्टर बेल। डिफॉल्टर बेल। एक होती है अग्रिम जमानत। और एक होती है जमानत। डिफॉल्टर बेल जो है कब ली जाती है? जो संज्ञेय अपराध है, किसी के द्वारा कोई संज्ञेय अपराध कारित कर दिया जाता है और पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। अगर निर्धारित समय में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है, आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया जाता है 90 डेज में, तो और वो व्यक्ति जेल में है, तो ऐसा व्यक्ति डिफॉल्टर बेल के लिए न्यायालय से आवेदन कर सकता है। न्यायालय से आवेदन कर सकता है। अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत तब दी जाती है जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है या सहअभियुक्त बनाया गया है किसी एफआईआर में, जिसमें कोई क्राइम हुआ है, उसमें एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें वो सहअभियुक्त बनाया गया है और उसे आशंका है कि उसकी गिरफ्तारी जो है गलत तरीके से, उसको इसमें एक्यूज्ड बनाया गया है और उसकी इसमें गिरफ्तारी हो सकती है, तो ऐसा व्यक्ति न्यायालय में या तो सेशन कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए जो है याचिका प्रस्तुत कर सकता है। अग्रिम जमानत के लिए जो है प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। और जमानत जो है न्यायालय के समक्ष जब किसी व्यक्ति को जो है सम्मन भेजा जाता है या वारंट जाता है या वो वारंट पर पकड़कर जेल में होता है, तो ऐसे व्यक्ति की जमानत प्रस्तुत की जाती है न्यायालय में, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके बाद ऑप्शन सी में जो है
वो जमानती अपराध के बारे में बताया गया है। सी में जमानती अपराध। जमानती अपराध और अजमानती अपराध किसे कहते हैं? जमानती अपराध का मतलब है कि ऐसा अपराध जिसमें जमानत को एक राइट के तौर पर लिया जाता है, यानी कि जमानत, उसमें व्यक्ति का अधिकार होता है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाए। और जो गैर अजमानती अपराध होते हैं उसमें जमानत देना या जमानत न देना या न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। और जमानती अपराध उसे कहते हैं कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की जिन्हें प्रथम अनुसूची में 23 की प्रथम अनुसूची में जिन्हें जमानती बनाया गया है, ऐसे अपराधों को जमानती अपराध कहा जाता है। और जमानती अपराध में जमानत लेना जो है अभियुक्त का अधिकार होता है। अगला है डी। डी में जो परिभाषा दी गई है वो है जमानत पत्र की। जमानत पत्र इसको कहते हैं या वचन पत्र। इसमें किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध कारित किया गया है तो उसे न्यायालय या अधिकारी ये आदेश करता है कि वो जमानत या प्रतिभू जो है 2 या 1 प्रतिभुओं के कागजात जमा करने के पश्चात उसे रिहा कर दिया जाएगा। उसमें ये होता है कि वो जो जमानत पत्र होते हैं उनमें जमानत लेने वाला व्यक्ति ये वचन देता है कि ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसकी हम जमानत ले रहे हैं, अगर वो उपस्थित नहीं होता है या उसे उपस्थित होने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश किया जाता है तो वो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करेंगे। अगर नहीं कर सकते हैं तो उनकी जो राशि है, जमानत राशि, वो अदा करेंगे। इसके बाद ई में जो है बंध पत्र। बंध पत्र या जिसे वकालत की भाषा में मुचलका कहा जाता है। मुचलका या इसे कहते हैं पीबी, पर्सनल बॉन्ड, व्यक्तिगत बंध पत्र। ये जो है वकालत के दौरान ये जरूरत पड़ता है कब? अगर आपका कोई क्लाइंट है, कारणवश वो न्यायालय हाजिर नहीं आ पाता है और उसके अधिवक्ता के द्वारा हाजिरी माफी का भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं हो पाता है और वो जमानत पर है, तो न्यायालय के द्वारा उसके विरुद्ध वारंट जारी कर दिया जाता है। और जब वो वारंट रिकॉल कराते हैं तो अक्सर न्यायालय आदेश करता है कि ऐसा व्यक्ति जो है 10,000 के व्यक्तिगत पत्र जो है उसे जमा करके उसका वारंट रिकॉल कर लिया जाता है। तो वो बंद पत्र होता है, जिसमें जो वो वचन देता है कि वो दोबारा भविष्य में कोई गलती नहीं करेगा और न्यायालय में बराबर हाजिर आता रहेगा। इस संबंध में ये बंद पत्र या मुचलका कहें या उसे व्यक्तिगत बंद पत्र, पर्सनल बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है एफ में जो है आरोप, चार्ज या कहें कि आरोप का मतलब है कि किसी व्यक्ति के द्वारा
अपराध किया गया है और उस अपराध के संबंध में पुलिस के द्वारा विवेचना करके चार्जशीट न्यायालय में फाइल कर दी गई है, जिसके पश्चात उस व्यक्ति को न्यायालय से सम्मन जाते हैं और वो व्यक्ति अपनी जमानत कराता है। उसके पश्चात ये आरोप न्यायालय के द्वारा जब ट्रायल चलाने से पूर्व जो स्टेट केस होते हैं जिन पर एफआईआर के बाद चार्जशीट फाइल की गई है संबंधित आईओ के द्वारा, विवेचक के द्वारा, तो उनमें जो है ये प्रक्रिया होती है, आरोप बनता है, उसके बाद जो है गवाही के लिए पत्रावली लगाई जाती है, एविडेंस के लिए। चार्ज जो है उस पर आरोप निर्धारित किया जाता है। ये जो है इसका प्रावधान चैप्टर 18 में 234 से 247 में किया गया है। 234 से 247 में इसका प्रावधान किया गया है। इसके बाद जी में है संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं? संज्ञेय अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराध से है जिसमें पुलिस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, बिना वारंट के जो है अरेस्ट कर सकती है। और ऐसे अपराध को संज्ञेय अपराध कहा जाता है, या जिसे प्रथम अनुसूची में संज्ञेय अपराध के रूप में दर्शाया गया हो, या किसी तत्समय प्रवृत्त किसी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ के द्वारा उसमें प्रबंध किया गया हो। इसके बाद है एच में जो है कंप्लेंट, यानी कि परिवाद का मतलब है कि किसी व्यक्ति के द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखित या मौखिक रूप से किसी अपराध के बारे में सूचना देना जिसमें किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध कारित होना पाया जाता हो, उसमें अपराध होना कारित पाया जाता है। इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। अगर एनसीआर दर्ज कर ली जाती है, अगर संज्ञेय अपराध पुलिस के द्वारा रिपोर्ट दर्ज भी कर ली गई है और विवेचना के समय ये पाया जाता है कि वो असंज्ञेय अपराध था, तो ऐसा जो पुलिस अधिकारी है वो परिवादी माना जाएगा और उस अपराध वो जो है पुलिस रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी। और परिवाद के संबंध में जो है प्रावधान चैप्टर 16 में जो है सेक्शन 223 से लेकर 226 तक इसमें प्रावधान किया गया है।
इसमें एक और नई चीज ये आई है, जो पूर्व की सीआरपीसी थी उसमें जो है 200 सीआरपीसी में परिवाद प्रस्तुत किया जाता था, अब 223 है। चेंजिंग इतना है कि पहले जब परिवाद फाइल किया जाता था तो जो है परिवादी के बयान होते थे, और उसके बाद परिवादी के अगर जो साक्षी हैं उनके, उसके बाद न्यायालय को अगर लगता था कि कोई अपराध कारित किया गया है तो वो उसका संज्ञान ले लेता था। लेकिन अब धारा 223 में यह व्यवस्था की गई है, किसी भी अपराध का संज्ञान लेने से पूर्व, किसी भी अपराध का संज्ञान लेने से पूर्व विपक्षी को जो है सुना जाएगा, यानी जिनको आप इसमें एक्यूज्ड बनाया गया है उनको सुने बिना किसी भी अपराध का संज्ञान परिवाद पर नहीं लिया जा सकता। यह प्रावधान इसमें शामिल हुआ है, इसको बढ़ाया गया है। इसके बाद आई इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से मतलब है टेलीफोन है, मोबाइल है, कंप्यूटर है या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, ये सब चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो या कुछ हो, ये सब इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जे में हाई कोर्ट को परिभाषित किया गया है। हाई कोर्ट का मतलब कोई राज्य का जो है उच्च न्यायालय या उसके जो परिक्षेत्र हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके अंतर्गत जो जिनकी स्थानीय अधिकारिता में कोई अन्य उच्च न्यायालय आता है उससे संबंधित। इसके बाद है के इंपॉर्टेंट है जांच। जांच और अन्वेषण। जांच और अन्वेषण, जांच और अन्वेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जांच जो है विचारण से भिन्न मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, यानी कि ये विचारण नहीं होता है, ट्रायल नहीं होता है, ये मजिस्ट्रेट से भिन्न मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। और इसका उद्देश्य होता है कि प्रथम दृष्टया ये देखना कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध बनता है या नहीं। और अन्वेषण, अन्वेषण जो है आईओ के द्वारा किया जाता है, यानी कि पुलिस अधिकारी के द्वारा जिसे विवेचना दी गई है उसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। और इन्वेस्टिगेशन का मुख्य उद्देश्य होता है कि एविडेंस कलेक्ट करना, यानी कि साक्ष्य को एकत्र करना मुख्य उद्देश्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस के दौरान बहुत काम आते हैं और परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। एल में जो है अन्वेषण को एल में परिभाषित किया गया है। एम, एम में जो है परिभाषा दी गई है न्यायिक कार्रवाई की। न्यायिक कार्रवाई का मतलब सिर्फ इतना है, किसे न्यायिक कार्रवाई कहा जाएगा जहां जो है वैध रूप से शपथ पत्र पर साक्ष्य लिया गया हो या लिया जा सके। जहां वैध रूप से शपथ पत्र के माध्यम से शपथ पर जो है साक्ष्य लिया गया हो या लिया जा सके, ऐसी पूरी
कार्रवाई जो है वो न्यायिक कार्रवाई मानी जाएगी। उसके बाद एन में जो है वो स्थानीय अधिकारिता है। स्थानीय अधिकारिता का मतलब होता है कि कोई भी क्षेत्र हो जिससे न्यायालय से संबंधित हो, तो न्यायालय जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय होते हैं उनकी सबकी अपनी स्थानीय अधिकारिता होती है। स्थानीय अधिकारिता उनमें विभाजित होती है, जैसे थानों के संबंध में कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं उनके पास कौन कौन से थाने होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास हैं उनके पास कौन कौन से होंगे, सीजीएम के पास कौन कौन से होंगे, इन सबको जो है इसके तहत ये स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं और सभी अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ही रहकर कोई आदेश पारित कर सकते हैं। इसके बाद ओ में है आसंज्ञेय अपराध। आसंज्ञेय अपराध हम पूर्व में भी बता चुके हैं। आसंज्ञेय अपराध में जो है पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। आसंज्ञेय अपराध को जो है ओ में परिभाषित किया गया है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। पी में जो है अधिसूचना दी गई है। अधिसूचना का मतलब है राज्य सरकार द्वारा अपने अधिपत्र में कोई सूचना प्रकाशित करना। इसके बाद क्यू में अपराध बताया गया है। अपराध के बारे में, अपराध किसे कहा जाता है? अपराध, क्राइम। अपराध का मतलब है कि कोई ऐसा कार्य जो विधि द्वारा निषिद्ध हो और उसे दंडनीय बनाया गया। कोई ऐसा कार्य जो विधि द्वारा निषिद्ध हो और उसे दंडनीय बनाया गया हो, ऐसे कार्य को जो है अपराध कहा जाता है। उसके बाद आर में जो है भार साधक अधिकारी, थाने के भार साधक अधिकारी के बारे में बताया गया है। थाने का भार साधक अधिकारी जो है वो कांस्टेबल से ऊपर की पंक्ति का व्यक्ति होगा। कांस्टेबल से ऊपर की पंक्ति का जो होगा वही थाने का भार साधक अधिकारी हो सकता है। इसके बाद प्लेस, स्थान के बारे में बताया गया है। स्थान के अंतर्गत जो है घर है, भवन है, जलयान है या कोई ऐसा निवास स्थान है, वो स्थान से संबंधित है, निवास स्थान से संबंधित है। पुलिस थाना, पुलिस थाना ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये यू में परिभाषित किया गया है पुलिस थाना। पुलिस थाने को जो है परिभाषित किया गया। पुलिस थाना साधारणतया या विशेषतया राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया वो क्षेत्र को जो है पुलिस थाना कहा जाता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी क्षेत्र को जो है पुलिस थाना घोषित कर सकती है। इसके बाद वी में जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिए गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि लोक अभियोजक। लोक अभियोजक जो हैं वो सरकार की ओर से मुकदमों की पैरवी करते हैं। जिन मामलों में जो स्टेट केस होते हैं उनमें सरकार की ओर से यानी जो है पैरवी करने जो करते हैं उन्हें लोक अभियोजक कहा जाता है। और वकालत में या कचहरी में जो है इन्हें आमतौर पर कोर्ट साहब के नाम से भी जाना जाता है। कोर्ट साहब के नाम से जाना जाता है। उसके बाद डब्ल्यू में है उपखंड। उपखंड मजिस्ट्रेट, जैसे तहसील में एसडीएम वगैरह होते हैं। शमन मामला एक्स में, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्स में जो है वो शमन मामले को परिभाषित किया गया है। शमन मामला 2 वर्ष तक के मामलों को जो है
जिनमें अधिकतम सजा 2 वर्ष तक की है, ऐसे मामलों को शमन मामला कहा जाएगा। उसके बाद वाई में जो है पीड़ित को बताया गया है, पीड़ित, विक्टिम। विक्टिम यानी कि पीड़ित। पीड़ित के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको क्षतकारित की गई हो, शारीरिक या मानसिक, या उसका कोई ब्लड रिलेशन से संबंधित व्यक्ति हो, या कोई विधिक उत्तराधिकारी हो। ऐसे सब व्यक्ति विक्टिम माने जाएंगे, पीड़ित माने जाएंगे। जड में जो है वारंट मामला, वारंट मामला, वारंट मामला उन्हें कहा जाता है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय मामले हैं, उन्हें वारंट मामला कहा जाता है। तो ये थे A to Z, A to Z परिभाषाएं। A से लेकर Z तक जो है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जो परिभाषाएं दी गई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो शुरुआत है, कई चीजें हैं जो परीक्षाओं में और वकालत में अक्सर प्रैक्टिस के दौरान आती रहती हैं, जैसे संज्ञेय अपराध है, बिना वारंट के गिरफ्तारी इसमें नहीं हो सकती है, परिवाद है, जांच है, अपराध है, पुलिस थाना है, लोक अभियोजक है, समन मामला है, पीड़ित है, वारंट मामला है, बंद पत्र मुचलका है, चार्ज है, इन्वेस्टिगेशन है। ये सारी शब्दावलियां अक्सर प्रयोग होती रहती हैं वकालत में, और एपीओ की परीक्षा के लिए भी ज्यादातर इनसे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में जो है बताया गया है कि निर्देशों का अर्थ लगाया जाना। इसमें जो शब्दावलियां दी गई हैं, इनमें जो निर्देश जो दिए गए हैं अर्थ, उनके वही अर्थ लगाए जाएंगे। 4 में जो है बताया गया है BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता के तहत जो भी अपराध कारित किया गया है और भारतीय न्याय संहिता के तहत वो आता है, तो वो BNSS 2023 के तहत ही उसका अन्वेषण किया जाएगा, उसका विचारण होगा और उसका ट्रायल वगैरह सब, ये सब उसी के तहत चलेगा। और सेक्शन 2 में बताया गया है कि कोई अपराध जो है अगर हुआ है, उसमें विशेषतया उपबंध है, तो उसके अलावा जो प्रोसीजर है वो BNSS 2023 में ही होगा, अगर उसमें कोई अन्यथा उपबंध नहीं दिया गया है तो। और 5 सेक्शन 5 जो है सेविंग्स, वो बात करता है कि स्थानीय विधि और विशेष विधि, यानी कि लोकल लॉ और स्पेशल लॉ। लोकल लॉ और स्पेशल लॉ में अगर कोई विशेष उपबंध किया गया है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कोई भी प्रावधान उससे असंगत नहीं होगा। अगर असंगत है तो वहां लोकल लॉ और स्पेशल लॉ की बात प्रभावी होगी। ये थे सेक्शन 1 से लेकर 5 तक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आते रहेंगे, आपकी तैयारी कराते रहेंगे, चाहे वो LLB के लिए हो या BLLB के लिए हो, UP APO के लिए हो, बिहार APO में अभी वैकेंसी आई है, और या फिर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हो। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अब जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बगैर इसके आपको जो है COP नहीं मिलता है, प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर आपने 2 वर्ष के अंदर
प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त किया तो आप अधिवक्ता नहीं रहेंगे, रह जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है, प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट के लिए ज़रूरी है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर होना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी भी करें, और वकालत के पेशे में अगर आने का मन है तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जरूर दें, पास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।